नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षाएं अकेडमी पर। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हमारा, जैसे कल हम पढ़ाए थे प्रदूषण पर्यावरणीय प्रदूषण पढ़ाए थे, उसी में आगे हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण पढ़ा चुके हैं। आज जल प्रदूषण पढ़ाएंगे। इसके आगे वाले प्रदूषण जो भी हैं उनको भी पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण होता क्या है? जैसा कि जानते हैं, जल एक मुख्य स्रोत है, मतलब मुख्य घटक है जीवन के लिए। इसके बिना जीव जंतु मतलब जीवित नहीं रह सकते। अब जैसे कि विभिन्न प्रकार के, जैसे कि बात करते हैं हम तमाम प्रकार प्रदूषण, मतलब इसमें जो स्रोत होते हैं जल प्रदूषण करने वाले, कल कारखानों से निकले कचरे, मल, ये सब इत्यादि, जिसकी वजह से नदी तालाब जगहों बहाने से वो दूषित हो जाता है। इसीलिए जल प्रदूषण को हम समझते हैं, इसको उपाय के लिए भी कुछ करते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, इसको समझते हुए चलते हैं। जल में निहित बाहरी पदार्थों का, जब जल के स्वाभाविक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं, उनके गुणों में, स्वाभाविक गुण जो उनके जल में निहित होते हैं, उनके विद्यमान गुण होते हैं अच्छे वाले, उसमें जब बाहरी पदार्थ के मिलने से कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है, जिससे कि मानव और जीव जंतु के लिए वो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। इसे ही हम जल प्रदूषण कहते हैं। एक छोटी परिभाषा और लिखेंगे। दूसरी परिभाषा जो हम लिखे हैं छोटे, मतलब कि कम शब्दों में, मानवीय क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण जल के भौतिक, रासायनिक व जैविक विशेषताओं में जो ह्रास होता है, इसी कारण जल प्रदूषण होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल प्रदूषण के स्रोत देखते हैं कि किन किन जगह से जल प्रदूषण होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत देखते हैं क्या क्या है। जल प्रदूषण के स्रोत हेडिंग डालेंगे। मतलब किस तरह हेडिंग होती है, जैसे कि औद्योगिक प्रदूषण होगा, औद्योगिक प्रदूषण से कृषि जाति प्रदूषण, कृषि क्षेत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ को हम करते हैं, बहाते हैं नदियों में, उसकी वजह से। फिर है नागरीय प्रदूषण, नगरीय मतलब नगर में जितने भी सीवेज टाइप के मतलब रहते हैं वो जाते हैं नदी में, बहा जाते हैं, उनके द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होता है, इन सबको हम लिख लिख के समझेंगे। औद्योगिक अपशिष्ट में देखते हैं क्या है। औद्योगिक अपशिष्ट में जैसे बात करते हैं रासायनिक प्रदूषण इससे होते हैं। रासायनिक प्रदूषण कुछ आते हैं, क्लोराइड है, सल्फाइड है, नाइट्राइट है, ये सब। ये सब रासायनिक प्रदूषक और औद्योगिक अपशिष्ट से निकलते हैं, जो नदियों में जाके ये सब दूषित करते हैं पानी को। कृषि जाति अपशिष्ट, कृषि क्षेत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि कीटनाशक दवा हो गए और खरपतवार नाशी हो गए, उर्वरक, रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब जो होते हैं ये भी जल को प्रदूषित करते हैं। ये वहाँ से बह के नदी में जाते हैं, जब जो जलीय तंत्र है वहाँ प्रवेश करते हैं। इसमें हम लिखेंगे उर्वरक है, कीटनाशक है, अगली हेडिंग हमारी रहेगी नगरीय अपशिष्ट। इसमें हम लिखेंगे नगरीय सीवेज। सीवेज में जैसे कि वही सब गंदगी आएंगे नगरों में, कचरा होते हैं जितने भी वो बहाए जाते हैं नदियों में। एक और पॉइंट लिखेंगे प्राकृतिक अपशिष्ट। प्राकृतिक अपशिष्ट में लिखेंगे क्या होगा। प्राकृतिक अपशिष्ट में जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के जो राख होते हैं, धूल कण होते हैं, इनका जब बहाव नदी की तरफ होता है तो वो भी जल को प्रदूषित करते हैं। और फिर ये जो अपक्षय अपरदन क्रियाएं होती हैं, ये भी जिम्मेदार होते हैं जल प्रदूषण के लिए। अपक्षय बर्तन के अवसाद जो रहते हैं वो भी बह के जाते हैं नदियों में, इनको भी लिखेंगे।
प्राकृतिक अवशिष्ट में ज्वालामुखी राख कण अपक्षय अपघटन के अवसाद, भूस्खलन होता है, वो भी उनके भी जो मलबा होते हैं वो भी नदी की ओर मतलब ढलान पाके नदी की ओर बढ़ जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे नदियों में जाके दूषित करते हैं। एक और रीडिंग है हमारी, तेल अधिक लाभ। ये तेल अधिक लाभ, जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो समुद्री जहाज होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में तेल मतलब ऑयल का आयात करते हैं, तो वो आयात में जब करते हैं तो उसी में जैसे कभी कभी होता है कुछ कारणों से वहाँ पे तेल का रिसाव होने लगता है समुद्र में, जिससे कि वहाँ पे तेल का रिसाव होगा तो फिर वहाँ के समुद्री जीव जंतुओं को प्रभावित करेंगे। तो इस कारण ये भी जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ये रहे जल प्रदूषण के कुछ स्रोत। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है। सेम इसी से रिलेटेड कारण जो होते हैं उनको भी हम इससे बस समझते हैं। चलिए अब ये पॉइंट हमारी है जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के क्या क्या कारण होंगे उनको देख लेते हैं। पहले डालेंगे जल प्रदूषण के कारण। इसमें हम पॉइंट बाय वन लाइनर करके लिखेंगे, समझते हुए चलते हैं। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों का जल स्रोतों में बहाव। जल स्रोत मतलब वही नदी, तालाब, नदियों आदि में, नदी, तालाब, समुद्रों आदि में बहाना। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों का दूसरा पॉइंट लिखेंगे कृषि में प्रयुक्त उर्वरक व कीटनाशकों आदि का नदियों में बहाना। दूसरे पॉइंट जो लिखे हैं कृषि में प्रयुक्त उर्वरक और कीटनाशकों आदि का नदियों में बहाना, ये भी कारण है जल प्रदूषण के। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व युक्त जो रसायन होते हैं जब उनका भी मतलब निश्चालन क्या करते हैं, वो बहते हुए जाते हैं जब नदियों की तरफ, जिससे नदी मतलब जल प्रदूषण होता है। इसको भी लिख लेंगे। रेडियो सक्रिय रेडियो सक्रिय तत्व युक्त रसायनों का जलीय तंत्र तक पहुंचना भी जल प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। विद्युत ऊर्जा केंद्र, जो हमारे पावर प्लांट होते हैं, विद्युत ऊर्जा केंद्र,
जो विद्युत ऊर्जा केंद्र होते हैं वहाँ पे कुछ तापयुक्त जो जल होते हैं, जो वहाँ पे उपयोग में लाए गए जल होते हैं, वो मतलब कि वो हो जाते हैं गर्म होकर, ज़्यादा तापक्रम होकर उनको जब हम निष्कासित करते हैं, बहाते हैं, तो जल स्रोत में बहाते हैं, जिस कारण से जल में उपस्थित रासायनिक और जैविक घटकों में उनके हरासमेंट होती है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। तो ये विद्युत ऊर्जा केंद्र से जो गर्म जल को हम बहाते हैं, ये भी कारण मुख्य है। नदियों में नहाने व कपड़े इत्यादि धोने के कारण भी जल प्रदूषण होता है। ये जल प्रदूषण कारण में 4-5 लाइन जो लिखे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से जो कि हम लिखे हैं इसको समझ लेंगे अच्छे से। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों का जल स्रोत में बहाव, जैसे घरेलू और औद्योगिक से जितने भी कचरे होते हैं उनको हम नदियों तालाबों बहा देते हैं। कृषि में प्रयुक्त उर्वरक और कीटनाशकों आदि को नदियों में बहाते हैं, ये भी कृषि में जो उपयोग केमिकल होते हैं उनको बहाना। रेडियो सक्रिय तत्व युक्त रसायन जो होते हैं हमारे, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया इत्यादि को जब जलीय तत्व में पहुँचते हैं तो ये भी जल प्रदूषण का कार्य करते हैं। विद्युत ऊर्जा केंद्र से कुछ तापयुक्त जल जो होता है उसको भी जल स्रोत में बहाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। नदियों में नहाने और कपड़े इत्यादि धोने के कारण भी जल प्रदूषण होता है। कुछ नोट करके लिखेंगे हम। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको 2 लाइन में लिख लेते हैं, समझते हैं उसको। भूमिगत जल जो होता है हमारा ग्राउंड लेवल वाटर, इसमें जो प्रदूषक का कार्य करते हैं वो है आर्सेनिक और फ्लोराइड। ये 2 चीज जो प्रदूषक भूमिगत जल के लिए होते हैं, तो ये भी बीमारी का कारण बनते हैं। जैसे कि आर्सेनिक से क्या होता है, ब्लैक फुट नाम की बीमारी होती है, और फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। इसको हम नोट करके यहाँ पे लिखते हैं। फ्लोराइड, आर्सेनिक और फ्लोराइड होगी भूमिगत जल में प्रदूषक का कार्य करते हैं कहीं कहीं। तो इनसे जो बीमारी उत्पन्न होती है उनको देख लेते हैं। जैसे आर्सेनिक की अधिकता अगर जल में होती है तो इससे ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। और फ्लोराइड की जहाँ मात्रा जल में अधिक हुई वहाँ फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। फ्लोरोसिस नाम से ही संबंधित है। ये 2 बीमारी जो है कि भूमिगत जल में उपस्थित आर्सेनिक और फ्लोराइड की वजह से होता है। जल प्रदूषण खत्म हुआ, अब हम पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण होता क्या है? जैसा कि मिट्टी हमारी भूमि जो हमारी पृथ्वी है उसकी पटी पे विद्यमान है काफ़ी मात्रा में, जो कि एक मतलब वृक्षों के लिए, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक तत्व होता है मिट्टी। इसमें भी प्रदूषण फैलते हैं। किन कारणों से फैलते हैं इनको भी देखते हैं।
पहले बात करते हैं मृदा प्रदूषण है क्या। तो मृदा प्रदूषण मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है, उनकी उर्वरा शक्ति होती है, जब ये किसी मतलब वजह से प्रभावित होती है, किसी बाह्य पदार्थों को मिल जाने से, जिसके कारण मृदा प्रदूषित होता है। इनकी उर्वरा शक्ति को नष्ट होने के लिए जो जिम्मेदार है कारक, उनको देखते हैं। समझते हैं पहले एक परिभाषा से। ये हमारी मृदा प्रदूषण की परिभाषा है। लिखे हैं मृदा की गुणवत्ता और उर्वरता शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी पदार्थ का जो भूमि मिलती है वो मृदा प्रदूषण का कार्य करती है। ये परिभाषा एक इजी सी थी, इसको हम समझ लिए हैं। अब बात करते हैं मृदा प्रदूषण के कारण। मृदा प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं मृदा प्रदूषण के कारण क्या है। पहले से लिख चुके हैं हम, इसको समझते हुए चलते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण में देखते हैं, पहला ही पॉइंट है तीव्र गति से मृदा अपरदन। जो तीव्र मृदा अपरदन होते हैं वो बहुत ज्यादा अगर तेजी से हो रहे हैं तो ये मृदा के लिए मृदा प्रदूषण कार्य करते हैं। जैसे मृदा उपजाऊ मिट्टी भागे चली जाती है, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। दूसरा पॉइंट है मृदा में रहने वाले जीवों में कमी। मृदा में रहने वाले जीवों में कमी आ जाती है। किस कारण से कमी आती है? जैसे हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं खेतों में, जिसमें उसमें सूक्ष्म जो लाभदायक जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। रसायनों का प्रयोग, जिससे रसायनों का प्रयोग, उर्वरक, कीटनाशी सब प्रयोग करते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। लवणीय जल के प्रयोग से अम्लता वृद्धि। जो हम जल प्रयोग करते हैं सिंचाई के लिए, लवणीय जल के, उसको हम जब प्रयोग करेंगे सिंचाई खेतों में तो उसमें अम्लता, खेत की मिट्टी में अम्लता बढ़ जाती है। नगरीय अपशिष्ट अगर हम फेंक रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कचरा, कांच, ये सब चीजें हम खेतों में अगर फेंक रहे हैं, मृदा से वो जाएंगे तो गलते सड़ते नहीं ये सब चीजें, इससे मृदा प्रदूषित होती है। अम्लवर्षण, ये भी मुख्य कारण ये भी है, क्योंकि जब केमिकली रूप से ऊपर से बरसात होती है मृदा पर, तो जिससे वहाँ पे अम्लता बढ़ जाती है, अम्लवर्षण, मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है। झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि क्या है? उत्तर पूर्व क्षेत्रों में देखें भारत के, तो कुछ राज्यों में कृषि का प्रचलन है। यहाँ पे जैसे पेड़ पौधों को काट देते हैं, फिर वहाँ पे कृषि कार्य करते हैं, तो जो मतलब उसका उपजाऊ रहता है, मतलब की उर्वरता रहती है, उसको खत्म कर देते हैं, फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाकर कृषि करते हैं, उसकी उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है मिट्टी की, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। ये मृदा प्रदूषण के कुछ प्रमुख कारण थे। अब कुछ पॉइंट नोट करके हम लिखे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। क्षारीय मृदा में अभाव होता है किसका? कैल्शियम और नाइट्रोजन का। क्षारीय मृदा में इनका अभाव होता है, कैल्शियम और नाइट्रोजन का। फिर दलदली मृदा अम्लीय होती है। जो दलदली मृदा होती है वो अम्लीय होती है। बात करते हैं अम्लता। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? जैसे मृदा उपचार होता है, उसमें प्रयोग करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना का प्रयोग अम्लता को दूर करने के लिए करते हैं। वही अगर मिट्टी क्षारीय गुण रखती है तो उसको दूर करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो जिप्सम है और पायराइट है, ये दो चीजों को हम मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। मृदा प्रदूषण में आज हम लोग समझ चुके हैं इतना। फिर हम आगे बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की।
अगला प्रदूषण हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण उसको समझते हैं, ये प्रदूषण है क्या। तो ध्वनि प्रदूषण में हम परिभाषा छोटी सी लिखते हैं, उसको समझते हुए चलते हैं। उच्च तीव्रता ध्वनि अर्थात उच्च मतलब तेज आवाज में जो होती है, अवांछित शोर के कारण, जैसे बहुत तेज आवाज जहाँ पे होती है, बेफालतू की आवाज, डीजे बजते हैं, ढोलक नगाड़े सब बजते हैं, इससे भी बहुत उच्च शोर मतलब आवाज निकलती है। मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति और बेचैनी, मतलब कि इसके कारण उच्च मतलब कि ज़्यादा तेज आवाज से मानव वर्ग मतलब सभी प्रकार के प्राणियों जीव जंतुओं में एक मतलब कि बेचैनी टाइप से मतलब उत्पन्न होती है, जिससे अशांति और बेचैनी उत्पन्न होती है। इस दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा एक छोटी सी है, इसको समझ लिए हम लोग। अब कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट ध्वनि प्रदूषण में हम लिखे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्वनि की गति जो सबसे अधिक होती है वो ठोस में होती है, फिर इसके बाद द्रव में, फिर गैस में, तीनों अवस्थाओं में क्रम से ये इनकी गति होती है ध्वनि की। ध्वनि तीव्रता की माप की इकाई जो होती है वो डेसिबल में होती है, डेसिबल में। फिर WHO के अनुसार ध्वनि की उच्चता का स्तर, जो उच्चता मतलब किस स्तर तक ध्वनि रहनी चाहिए, वो बताएं WHO संस्था वालों ने कि दिन में 45 डेसिबल, दिन में 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल तक ध्वनि प्रयुक्त रहनी चाहिए। फिर है मानव की सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, जो मतलब मनुष्य हम लोग जिस ध्वनि को सुनते हैं वो कितने मतलब हर्ट्ज तक होती है। हर्ट्ज मतलब श्रेष्ठ ध्वनि कहते हैं। इसमें देखते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज जो ध्वनि होती है वो मानव के सुनने योग्य होती है। इसे पराश्रव्य ध्वनि भी कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि में जैसे कि हम समुद्र की गहराई नापते हैं, इसके लिए वो रेडार होते हैं, उसको प्रयोग करते हैं। अपश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि मतलब कि अब जो 20 हर्ट्ज से भी कम हो, 20 हर्ट्ज से भी कम हो उसे अपश्रव्य ध्वनि में मानते हैं। फिर एक पॉइंट और है हमारा ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग पूछा जाता है कि कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। अब इधर देखते हैं कि आवाज जो प्रयुक्त होते हैं कई प्रकार की चीजों में वो कितने डेसिबल तक होते हैं। पत्तियों की खड़खड़ाहट, जो पत्तियों की आवाज होती है, हवा चलती है, तो उसमें हम जैसे कि अगर मापा जाए तो कितने आवाज मिलती है, तो उसमें 10 डेसिबल तक की आवाज रहती है पत्तियों की खड़खड़ाहट में। फुसफुसाहट जो धीरे धीरे बातचीत करते हैं उनमें 30 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत नॉर्मल जैसे बात करते हैं कुछ लोग मिलकर आपस में, तो वो 60 डेसिबल तक होता है। यही जोर से चिल्लाने वाली बात कहा जाए तो इसमें हम 90 डेसिबल में देखते हैं। एक एग्जाम पूछता है कि जेट इंजन की आवाज कितने डेसिबल तक होती है, तो ये 120 डेसिबल तक आती गई है। ये सब इंपॉर्टेंट ध्वनि प्रदूषण में हम फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम समझ लिए हैं। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, मतलब ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए ध्वनि प्रदूषण में हम हेडिंग डाले हैं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मतलब कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है। समझते हुए चलते हैं, पॉइंट वाइज लिखे हैं हम, एक एक करके देखते हैं। शोर अवरोधक पदार्थ का प्रयोग, शोर अवरोधक जो शोर करते हैं जिस प्रकार के, उनको रोकने के लिए प्रयोग करने वाली चीजें, जैसे कि साइलेंट चीज कर लेते हैं, लगा के साइलेंसर है तो उसको साइलेंट करने के लिए उसमें व्यवस्था कर देते हैं, इस प्रकार के अवरोधक लगाते हैं। ऑटोमोबाइल का उचित रखरखाव, ऑटोमोबाइल जैसे बात करते हैं अपने वाहनों की, मोटर साइकिल हो गई, कार हो गई, इन सब में जैसे कि इनका उचित रखरखाव नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा आवाज़ करते हैं। जैसे इनके मतलब इंजन से आवाज़ आती है, उनके पार्ट से आवाज़ आएगी, तो ये सब उचित रखरखाव जरूरी होता है ऑटोमोबाइल का। स्नेहक का प्रयोग, स्नेहक क्या है? स्नेहक मतलब जैसे ग्रीस होती है, ग्रीस है, तेल, ऑयल यहाँ प्रयोग करते हैं हम, किसी लोहे को जैसे जहाँ पे घिसावट होती है, आवाज वहाँ से निकलती है, अगर स्नेहक का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आवाज नहीं निकलेगी। स्नेहक का प्रयोग करके रोक सकते हैं ध्वनि प्रदूषण। सड़क के किनारे पेड़ पौधों को लगाकर, सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगा कैसे रोकेंगे? जब पेड़ पौधे लगाएंगे तो वहाँ पे ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये ध्वनि को अपने अवशोषित करते हैं, इसलिए ये सड़क के किनारे देखेंगे पेड़ पौधे होते हैं, तो हम ग्रीन मफलर नाम से जानते हैं। ग्रीन मफलर मतलब सड़क के किनारे पेड़ पौधों को लगाना एक पट्टी के रूप में। शांत क्षेत्र से दूर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को स्थापित करना, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों को हो सके तो मतलब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है वहाँ से दूर स्थापित करें, जहाँ पे शोरगुल कम हो सके। लाउड स्पीकर आदि को गलत प्रयोग, लाउड स्पीकर आदि के गलत प्रयोग पर रोक लगाएं। लाउड स्पीकर बहुत लोग अपने मतलब कि तेज आवाज करके बजाते हैं, इन सब पे इसे उचित रूप से जितना हो सके उनका व्यवस्था की जाएगी। आज हमारा ध्वनि प्रदूषण ये समाप्त हुआ, कुछ प्रदूषण और बचे हैं, इसको हम अगले वीडियो में
पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।